बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए एग्जामिनेशंस का डेट आपका काफ़ी करीब आ चुका है, काफ़ी पास में आ चुका है और अब आप लोग तैयार हो पूरी तरह से। तो यह आपका एक फाइनल वीडियो होने वाला है जिसमें हम आपको 3 वर्षों के प्रश्न उत्तर करवाएंगे, ठीक है। एक 2020 का, एक 2019 का और 2018 का जीएस ये क्लास है। इसका क्या मतलब है समझते हो कि कम से कम 150 क्वेश्चन आज आपका कंप्लीट होगा। इट मीन्स आप रिवाइज करेंगे, ठीक है डियर। 150 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन 2020 का, 50 2019 का और 50 2018 में। तो ये इन क्वेश्चन से आपको फ़ायदा ये होगा कि यहाँ से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो रिपीट होने ही वाला है इन 150 क्वेश्चन में से। तो ये आपका एक शानदार रिवीजन हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड काफ़ी स्लो है, मैं काफ़ी धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, तो आप यूट्यूब में मैनुअली क्या कर सकते हैं, स्पीड को 2x कर सकते हैं या 1.5x पे अपनी वीडियो को बढ़ाकर आप रिवाइज कर सकते हैं चीज़ों को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन और आई होप आपको ये सेशन पसंद आए। तो सबसे पहले 2020 का हम लोग सॉल्व करते हैं। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? रेत का टीला, नदीमुख भूमि का टीला या मृतकों का टीला? राइट आंसर क्या बनेगा आपका? मृतकों का टीला, ठीक है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मृतकों का टीला पूछा गया था एग्जामिनेशंस में। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? सबसे बड़ा भवन कौन सा है मोहनजोदड़ो में? सबसे बड़ा भवन कौन सा है? धान्यगार, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, दूसरे का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो ये किस वंश से संबंधित थे? गौतम बुद्ध ये आपका शाक्य वंश से संबंधित थे, ठीक है। बुद्ध का जन्म का जो नाम है, मतलब बचपन का नाम है, वो है सिद्धार्थ। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध के सिद्धार्थ नाम था, ठीक है। और इनके पिता का नाम था राजा शुद्धोधन, जो कि कपिलवस्तु के राजा थे, ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित किया गया था? प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ पर आयोजित किया गया था? यह आयोजित किया गया था राजगृह, ठीक है, राजगृह में आयोजित किया गया था फर्स्ट प्रथम बौद्ध परिषद। अच्छा, राजगीर अगर किस राज्य में है तो यह आपका बिहार में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जैन धर्म का पहला तीर्थकार किसे मानते हैं हम लोग? ऋषभ देव को, ठीक है। और जो महावीर स्वामी है ये 24वें नंबर, ठीक है। नेक्स्ट, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त किया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यही सारे क्वेश्चंस आपको रिपीट करने को मिलेगा। पावापुरी में, ठीक है, पावा लिखा है लेकिन पूरा नाम रहता है पावापुरी। तो परिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त किया? वर्धमान महावीर ने पावापुरी में, ठीक है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। कलिंग के युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? तो ये किया था आपका ऑप्शन डी देख रहे हैं आप, रॉक एडिक्ट 13, ठीक है, ये होता है 13 नंबर। तो रॉक एडिक्ट 13 नंबर के कलिंग युद्ध के बाद महाराजा अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया था। जो आपका कलिंग युद्ध है, देखो कलिंग जो युद्ध है ना, ये किसके बीच में लड़ा गया था? तो यह आपका अशोक के बारे में तो पता ही है कि अशोक से फाइट हुआ था, ठीक है। और चेत्रराज ये भी राजा थे कलिंग के, ठीक है। तो इनके बीच में प्लस आपका अशोक सम्राट, तो इनके बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है, कलिंग का युद्ध। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आवेद किया 261 BC में हुआ था, ठीक है। मैंने आपको बता दिया किसके बीच में हुआ था, राजा चैत्रराज और अशोक के बीच में कलिंग का युद्ध हुआ था 261 BC में। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? तो गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी सिक्के संगीत के प्रति उनका जो प्रेम दर्शाता है वो गुप्ता डायनेस्टी है, ठीक है। गुप्ता डायनेस्टी इट मीन्स जो उसके महानतम राजा हैं वो आप लोग को पता है समुद्रगुप्त। गुप्त जो है मौद्रिक प्रणाली का पिता भी कहते हैं इनको, मुद्रिक प्रणाली के पिता भी कहे जाते हैं, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन सा हिंदू राजा प्रसिद्ध है या विख्यात है? तो कौन सा है भैया? समुद्रगुप्त। मैंने गुप्ता डायनेस्टी का सबसे फेमस जो राजा था वो समुद्रगुप्त ही है, ठीक है। और ये कौन से गुप्ता डायनेस्टी की
फोर्थ वे राजा थे, चौथे राजा थे, ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी के चौथे राजा थे। तो ये चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे, चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे, और एवं पाटलिपुत्र उनके साम्राज्य की राजधानी थी। तो मतलब समुद्रगुप्त की जो राजधानी थी वो आपकी पाटलिपुत्र थी, ठीक है, क्लियर है। तो इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित थे? मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित थे? इजी क्वेश्चन, प्रतिहार वंश, ठीक है, प्रतिहार वंश। भोज प्रथम, इनको बोलते हैं भोज प्रथम, या फिर आप बोलिए मिहिर भोज। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का सर्वाधिक प्रतापी एवं महान शासक था। ओके, नेक्स्ट है कि प्रतिहार वंश का महंतम राजा कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया कि प्रतिहार वंश का अगर महंतम राजा पूछेगा तो आप करेंगे भोज या फिर मिहिर भोज, जो भी नाम आ जाए। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? डियर गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव, ठीक है। तो गीत गोविंद जयदेव की कौन सी रचना है? कभी कभी ये भी पूछेगा तो याद रखिए काव्य रचना है, ठीक है। ऑप्शन में आपका उपन्यास, कहानी, ठीक है, ये सारी चीज़ ऑप्शन आएगा, तो ये काव्य रचना है, इस चीज़ को आप याद करेंगे। गीत गोविंद में श्री कृष्ण की गोपियों के साथ रासलीला आदि का वर्णन मिलता है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं पुराना किला किसने बनवाया था? पुराना किला किसने बनवाया था? शेर शाह ने बनवाया था, शेर शाह सूरी, ठीक है। पुराना किला किसने बनवाया? शेर शाह ने। 1540 ईस्वी में युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान के बाहर कर दिया गया था। भैया हुमायूं जो भागा था वो कन्नौज के युद्ध के उपरांत भागा था। कन्नौज का युद्ध किसके साथ हुआ था? शेर खां बोलिए या शेर शाह बोलिए, तो शेर खां प्लस आपका हुमायूं के बीच में हुआ था कन्नौज का युद्ध, जिसमें क्या हुआ था? शेर शाह जो हुआ था, या शेर शाह सूरी, शेर खां भी बोलते हैं इनको, ठीक है, याद रखना। तो इन्होंने हुमायूं को हरा दिया था। हुमायूं हार के फिर वो कन्नौज की तरफ भाग गया था। निम्न में से कौन सा आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज़ था? कौन सा था? रेड ड्रैगन। तो रेड ड्रैगन जो था कि वो फर्स्ट क्या था? जहाज़ था। अगर बात करें भारत आने वाला पहला जहाज़ कौन सा था? रेड ड्रैगन। और किसके नेतृत्व में आया था? जो रेड ड्रैगन आया था, पहली जहाज़ जो आया था वो कैप्टन हॉकिंग्स के नेतृत्व में आया था, ठीक है, हॉकिंग्स। ओके, कैप्टन हॉकिंग्स के नेतृत्व में पहला जहाज आया था सूरत के बंदरगाह पे। कहाँ पे आया था? तो सूरत के बंदरगाह पे, सूरत के बंदरगाह पे आया था। किसके नेतृत्व में? कैप्टन हॉकिंग्स। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ पर हुआ था? डच का पहला जो उपनिवेश उन्होंने किया था वो किया था मसूलीपट्टनम में, ठीक है। 1605 ईस्वी में डचों ने आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किया था। कहाँ पे, कब किया था? 1605। तो ये भी पूछ सकता है आपसे, क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? ओके, जो डच है ना, डच शब्द देख रहे हैं, डच के निवासी को हम लोग हॉलैंड के निवासी कहते हैं, ठीक है, या तो ये बोलिए कि हॉलैंड के निवासी ही डच कहलाए। ओके, और ये पुर्तगालियों के बाद आने वाले सेकेंड थे, जो कि पहले पुर्तगाली आए थे उसके बाद डच आए थे। नेक्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जन गण मन सर्वप्रथम 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? यह प्रकाशित हुआ था भारत भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता। ओके, कौन सी पत्रिका में था भारत भाग्य विधाता? कौन सी पत्रिका में था? तो कभी कभी ये पूछेगा, तो नाम याद रखिए, तत्व बोधिका। क्या था? तत्व बोधिका, ठीक है, तत्व बोधिका ये नामक एक पत्रिका था, उसमें ये प्रकाशित हुआ था। भारत भाग्य विधाता क्या था? इसका शीर्षक था, भारत भाग्य विधाता ये शीर्षक था। उसी शीर्षक में जनगण मन आपका लिखा गया था, ठीक है, 1912 की बात है। रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का संग्रह, भैया क्या है? ये उपन्यास है। रविन्द्रनाथ टैगोर की जो गीतांजलि है यह आपका क्या है? नाटक है या फिर उपन्यास है या कविता है, क्या है? तो ये क्या है आपका? कविता है, ठीक है, बाकी ऑप्शंस बिल्कुल गलत है, ये कविता है। और गीतांजलि के लिए ही इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था, ठीक है, नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार गीतांजलि के लिए ही रविन्द्रनाथ टैगोर जी को
दिया गया था। और ये कविता है, ठीक है, याद रखना। टेलीग्राम लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाया गया? टेलीग्राम लाइन सबसे पहले आगरा से, आपका कलकत्ता से आगरा बोलिए या आगरा से कलकत्ता बोलिए, ठीक है, तो कलकत्ता से आगरा की ओर बिछाया गया था टेलीग्राम लाइन सर्वप्रथम। निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? यूके। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, तो यूके का अलिखित संविधान है। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? कौन था? सर वी.एन. राव, ठीक है, सर वी.एन. राव। क्लियर है? सन वी.एन. राव। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से मिलता है? हमें ये मिलता है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 से हमें प्रेस की स्वतंत्रता मिलता है। प्रेस को देश का चौथा स्तंभ कहते हैं, देश का चौथा स्तंभ कहते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि अभी जो हमारा प्रेस है ना, वो निष्पक्ष नहीं है। मुझे जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है प्रेस के लिए, वो है ये है कि निष्पक्ष नहीं है, ठीक है। अब प्रेस में भी पार्टीवाद चलने लगा है, लेकिन प्रेस को ऐसा होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ये चौथा स्तंभ है, तो इसको किसी से डरने की जरूरत नहीं होती, जो सच्चाई होनी चाहिए वो दिखाना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया है? राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार अभी तक लगा है? 3 बार लग चुका है राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक। कितनी बार लगा है? 3 बार। आपको पता है पहली बार लगा था 1962 में, फिर 1971 में, फिर 1975 में। यहाँ भी इंदिरा गांधी की सरकार थी और यहाँ भी, ठीक है, क्लियर है। ये जो हुआ था जब भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था, ये वाला 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, और ये इंटरनल डिस्टर्बेंस हुआ था, अशांति, आंतरिक अशांति के कारण यहाँ पे लगा दिया गया था 1975 में। तो राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक 3 बार लग चुका है, ठीक है। आर्टिकल याद रखिए 352, 356 एंड 360। तो ये होता है राष्ट्रीय आपातकाल, ये लगा है 3 बार, ठीक है, और ये लगा है अभी तक 123 बार। और ये राष्ट्रपति शासन होता है, राष्ट्रपति शासन, ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन 123 बार अभी तक लगा है देश में, और पहली बार पंजाब में लगा था। ये जो है वित्तीय आपातकाल, ये अभी तक 0 बार लगा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? ज्वाइंट सेशन। तो ज्वाइंट सेशन, जो संयुक्त सत्र आप नाम ले रहे हैं, वो किस आर्टिकल के तहत आता है? कभी कभी ये भी पूछेगा, तो आर्टिकल 108, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त सत्र बुलाता है। संसद के दोनों सदन, संसद के 2 सदन, मतलब लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं, ठीक है। और संसद के कितने पार्ट्स होते हैं? संसद के 3 पार्ट होते हैं, उसमें आपका राष्ट्रपति भी सम्मिलित होता है। इट मीन्स कि जैसे आप संसद कहते हैं, तो संसद को आप 3 भागों में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये आपका हो गया लोकसभा, ठीक है, और ये आपका हो गया राज्यसभा, और ये आपका हो गया राष्ट्रपति। क्लियर है? देखो, इसके आर्टिकल को याद करना है तो एक होता है सरल, ठीक है, 79, 80, 81। इट मीन्स लोकसभा हम अनुच्छेद 81 के तहत पढ़ते हैं, राज्यसभा 80 के तहत पढ़ते हैं, और संसद के बारे में हम पढ़ते हैं आर्टिकल 79 में, ठीक है। ये ट्रिक है याद करने का, 3 यहाँ से अनुच्छेद आपको क्लियर हो जाता है। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? तो संविधान में ऐसा कुछ उल्लेख नहीं किया गया कितनी बार खड़ा हो सकता है, जितनी बार वह चाहे, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो ब्रिटिश की राजा और रानी के पास है, क्योंकि हमारा जो संविधान बना हुआ है, आप लोगों को पता है, हमारा जो संविधान का निर्माण हुआ है वो हम अन्य देशों से लिए हैं, और जो आपका राष्ट्रपति संबंधित जो भी प्रावधान है वो हम लोग ब्रिटिश से लिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो कौन थे भैया? सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखिए, सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर ए। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। योजना आयोग को जो नामकरण हुआ था वो अभी चेंज करके इसको नीति आयोग बना दिया गया है, ठीक है, नीति आयोग। क्लियर है? नीति आयोग। 29 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन
होता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रखिए। और नीति आयोग वाला भी पूछ लेता है कभी कभी। तो 30 नंबर क्वेश्चन है, इसका भी जो बैठक करता है या अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर ही होता है। और जो आपका राष्ट्रीय एकता परिषद, इसका गठन क्यों किया गया था? देखो हमारे उसका उद्देश्य ये था कि हमारे देश में जो भी सांप्रदायिकता है, जातिवाद है, क्षेत्रवाद है, भाषावाद है, इन सभी बुराइयों से निपटने के लिए आपका 1962 में राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किया गया था। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देश किस राज्य का नाम हाल ही में परिवर्तित किया गया है? तो ऐसे क्वेश्चन ये स्टैटिक क्वेश्चन बन जाता है और आपका थोड़ा सा क्या होगा यहाँ पे टेस्ट होगा। किस राज्य का नाम हाल ही में परिवर्तित कर दिया गया? राज्य का नाम बदल दिया गया है। तो पश्चिम बंगाल को क्या कर दिया गया है भाई? बांग्ला। ठीक है, क्लियर है? पश्चिम बंगाल का नाम रख दिया गया है, बांग्ला रखने के लिए प्रस्ताव पास किया गया है। ओके, संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? कौन है? श्रीलंका की है। श्रीलंका की पहली प्रधानमंत्री बनी है, महिला के बारे में बात होगा। तो ये क्वेश्चन कभी बहुत बार पूछा जाता है। तो कौन सी थी महिला? वो नाम याद रखिए, श्री मावो भंडार नाइके। तो ये श्रीलंका की पहली महिला ऐसी थी जिनको प्रधानमंत्री बनाया गया। तो ये आपका स्टैटिक जीके में काउंट होता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की भूमि मुख्य भूमि का अक्षांश के बीच फैला हुआ है। तो कौन कौन से अक्षांश के बाद फैला हुआ है? तो ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां देश है। क्लियर है? और अगर जनसंख्या में बात करें तो सेकेंड पोजीशन पे तो इंडिया है ही। क्लियर हो गया? और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का, और अगर भारत में बात करें तो क्षेत्रफल की दिशा में वो है राजस्थान। क्या है? राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से। और अगर जनसंख्या की दृष्टि करें तो आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? संघ राज्य क्षेत्र कौन सा सबसे बड़ा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। याद रखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है। क्लियर है? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन छूट गया थी। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? तो ये है किन्नौर। किन्नौर, ठीक है, किन्नौर जिला। क्लियर माय डिफेंस? ये किन्नौर जो है आपका कहाँ पे है? ये एचपी में है। इट मीन्स हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? मैंने अभी आपको बताया था, राजस्थान है। 37 नंबर का आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? तो किसको किया गया है? सुंदरवन नेशनल पार्क। सुंदरवन नेशनल पार्क को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। 38 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? अच्छा, इसको अभ्यारण्य कब घोषित किया गया, मतलब नेशनल पार्क कब घोषित किया गया था? 1977 में। हालांकि डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट फिर भी आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, गॉडविन ऑस्टिन है। तो क्या है भैया गॉडविन ऑस्टिन? क्या है ये? दर्रा है, शिखर है, टेलीस्कोप, आविष्कार है, भूवि वैज्ञानिक। 39 क्वेश्चन हैं। तो यह क्या है? गॉडविन ऑस्टिन आप सबको पता है। यह क्या है? शिखर है। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी? भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। तो फर्स्ट नंबर पे आप लोग को पता है कौन सा है? एवरेस्ट। ठीक है, एवरेस्ट। और सेकेंड नंबर पे आपका K2। ठीक है, सेकेंड नंबर पे। अगर थर्ड पे बात करें तो कंचनजंगा। कंचनजंगा, तो ये थर्ड नंबर पे आता है। और ये आपका एवरेस्ट जो आता है ये आपका फर्स्ट पोजीशन पे है, और K2 जो आपका सेकेंड पोजीशन पे है। नेक्स्ट देखते हैं, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग पे पाया जाता है? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में मिलता है? तो किस में मिलता है भैया? कावेरी। ठीक है,
शिव समुद्रम जलप्रपात आप तैयार करके जाइए। जितने भी जलप्रपात हैं एग्जामिनेशन पे रिपीट होता है। नागा, खासी और गारो पहाड़ी जो है ये वो स्थित हैं। ये पहाड़ियाँ जो हैं वो कौन से पर्वतमाला में स्थित हैं? 42 नंबर क्वेश्चन है आपका। जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो है हिमालय पर्वतमाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, हिमालय पर्वतमाला में ये सारी पहाड़ियाँ स्थित हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी कहाँ पे मिलती है? भारी वर्षा वाले प्रदेश में, मरुस्थल में, उष्णकटिबंधीय प्रदेश में, या आर्द्र शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। तो जो लेटराइट मिट्टी होती है ये हमें मिलती है भारी वर्षा वाले प्रदेश में। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं दोआब। क्या कहते हैं? दोआब। चलिए मूव करें। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबंध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? तो भैया कौन सी रिवर का है? 45 नंबर क्वेश्चन है, राइट आंसर आपका बनेगा गोदावरी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका भी आंसर क्या होगा? गोदावरी होगा। गोदावरी की जो लेंथ है वो 1465 किलोमीटर से इसकी टोटल लेंथ है। ठीक है, यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है ये, इसका भी गोदावरी बनेगा, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट देखते हैं, साइलेंट वैली स्थित है। साइलेंट वैली ये कहाँ पर स्थित है? साइलेंट वैली काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग मार्क करेंगे, एवरग्रीन क्वेश्चन है 47 का। तो ये भैया आपका कहाँ पे है? केरल में है। ठीक है, केरल में शांत घाटी, ये साइलेंट बोलते हैं। ठीक है, साइलेंट घाटी, ये साइलेंट वैली। नेक्स्ट देखते हैं 48, नामदफा नेशनल पार्क स्थित है। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका है अरुणाचल प्रदेश में, नामदफा नेशनल पार्क। कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायत राज्य को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया था? 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। कई बार इसको रिपीट किया गया है। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, झूम कृषि अभी भी कहाँ पर प्रचलित है? झूम कृषि अभी भी कहाँ पर प्रचलित है? यह प्रचलित है आपका मिजोरम में। ठीक है, अभी भी झूम जो कृषि है वो मिजोरम स्टेट में यह प्रचलित है। तो ये था आपका 50 क्वेश्चन यहाँ फिनिश हुआ। ये आपका 2020 का था, एंड आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों ने पहली बार लगाए होंगे, तो वही चीज़ कह रहा हूँ, स्पीड बढ़ा के आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं खंड आ, ये है 2019 वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? भारत में सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार रिपीट हुआ है, तो इसलिए एग्जामिनेशंस की दृष्टि से ये काफ़ी क्वेश्चन अच्छा बन जाता है। सूचना आयोग, सूचना का अधिकार ये कब लागू हुआ था? ये हुआ था आपका 2005 में। 2005 में सूचना का अधिकार लागू हुआ था। ये क्वेश्चन जो है आपका करंट है, तो करंट बेस्ड हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, ऑलरेडी मैं करंट अफेयर पढ़ा चुका हूँ, तो आप लोग जाके देख सकते हैं वीडियोज़ को, बेनिफिट डेफिनेटली वहाँ से होने वाला है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, आप लोग जानते हो। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की न्यायिक एकेडमी है। भैया न्यायिक एकेडमी कहाँ पर है? भारत की न्यायिक एकेडमी कहाँ पर है? ये है आपका भोपाल में। ठीक है, भारत की न्यायिक एकेडमी कहाँ पर है? ये आपका भोपाल में है। नेक्स्ट, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? ये है आपका जिनेवा में। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आनुवंशिकता के जनक के रूप में प्रख्यात वैज्ञानिक कौन है? जे मेंडल। ठीक है, जे मेंडल को आनुवंशिकता के पिता कहा जाता है या जनक कहा जाता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है आपका बेंगलोर में। इंपॉर्टेंट है, ये सब कवर कर चुका हूँ, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, किसने कहा था? बी.सी. पॉल, एनी बेसेंट, लोकमान्य तिलक, चंद्रशेखर आज़ाद। ये किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। बहुत पूछता है, जो लोकमान्य तिलक थे वो किस दल के नेता थे? ये आपका गरम दल के नेता थे।
गरम दल के नेता थे। ठीक है, एग्जामिनेशंस में यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। और चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? ये भी आपका करंट है, सीए के क्वेश्चन है, तो ये भी आप कवर कीजिए। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? वो आपकी यकृत है। भारत का 26वां राज्य है, भारत का 26वां राज्य कौन सा बना है? 26वां राज्य आपका कौन सा है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ आपका 26वां राज्य है। सारनाथ किस प्रदेश में है? सारनाथ किस प्रदेश में है? केरल, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश। तो कहाँ पर है भैया? सारनाथ उत्तर प्रदेश में बनारस के समीप स्थित है। ठीक है, तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है आपका 28 फरवरी को। ठीक है, 28 फरवरी को हम लोग मनाते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे हम लोग मानते हैं? वी कुरियन को मानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, वी कुरियन को हम लोग श्वेत क्रांति के जनक मानते हैं। श्वेत क्रांति जो संबंधित था आपका मिल्क से संबंधित था। ठीक है, नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। नथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है। और दर्रा आप लोग एक बार अच्छे से 10-15 दर्रे हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में, वही पूछे जाते हैं, इसको आप तैयार करके जाइएगा। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। देख सकते हैं भारत में सिलिकॉन वैली है, सिलिकॉन वैली किसको बोलते हैं? किसको बोला जाता है भारत में सिलिकॉन वैली? किसको बोलते हैं? बैंगलोर को बोलते हैं। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ब्रह्मोस क्या है? एक वायुयान है, एक कंप्यूटर वायरस, एक प्रक्षेप अस्त्र है, एक पनडुब्बी है। ब्रह्मोस क्या है? ब्रह्मोस आपका एक प्रक्षेप अस्त्र है। ठीक है, एक प्रक्षेप अस्त्र है, जिसको बोलते हैं, या हिंदी में आप समझ लीजिए सुपरसोनिक। थोड़ा सा और इजी हो जाएगा समझने में, सुपरसोनिक। ठीक है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। क्लियर? क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा इसमें। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी आपका करंट है, तो ये सब चीज़ें मैं आपको कवर करा चुका हूँ। देखो ये भी करंट का है, ये भी करंट का है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले संबंधित हैं, तो किस देश से संबंधित हैं? ये क्वेश्चन आएगा। इंडियन प्लेयर्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, तो ये संबंधित है आपके ब्राज़ील से। ठीक है, ब्राज़ील से संबंधित हैं। 22 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। ये कौन थे? ये फुटबॉलर थे। ठीक है, एक फुटबॉल प्लेयर थे। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं सेरीकल्चर। ठीक है, सेरीकल्चर बोला जाता है इसको। ठीक है, फ्लोरिकल्चर, ये इससे फ्लोरिकल्चर से आपका समझ, फ्लोरिकल्चर मतलब फूल, तो फूल की खेती फ्लोरिकल्चर बोला जाता है। अगर हार्टिकल्चर की बात करें तो ये आपके क्या है? मधुमक्खी पालन से है। ठीक है, मधुमक्खी पालन से संबंधित है। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? और ये आपका रेशम से संबंधित है, सैरी। और बचा आपका कौन सा? एपी कल्चर। अच्छा, एपी कल्चर ये मधुमक्खी से, सॉरी, एपी कल्चर ये आपका मधुमक्खी से है। और हार्टिकल्चर ये आपका बागान से है, बागान से संबंधित है। ठीक है, बागवानी संबंधित है हार्टिकल्चर। एपीकल्चर आपका मधुमक्खी है, मधुमक्खी पालन। और रेशम के पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरी मतलब फूल, फूल से संबंधित है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं, दृष्टि 2025 का संबंध किससे है? दृष्टि 2025 का संबंध किससे है?
किससे संबंधित है? यह है आपका औद्योगिक विकास से संबंधित, ठीक है, औद्योगिक विकास से संबंधित है, औद्योगिक विकास से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से प्राथमिक कलर कौन सा है? प्राथमिक कलर कौन सा है? 25 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक कलर कौन सा है? लाल, काला और हरा, ये आपका क्या होते हैं? प्राथमिक कलर होते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधा कृष्णन। कौन थे? एस राधा कृष्णन। राइडर कप किससे संबंधित है? राइडर कप किससे संबंधित है? यह आपको संबंधित था, गोल्फ से संबंधित था, ठीक है। मेक इन इंडिया का लोगो पे क्या है? मेक इन इंडिया के लोगो पर क्या बना हुआ है? ये बना हुआ है आपका क्या? शेर। मेक इन इंडिया के लोगो पर बना हुआ है शेर। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के कितने मेंबर सदस्यों को नामित किया जाता है? 12 सदस्यों को। और लोकसभा में 2, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस, और अगर राज्यसभा की बात करें तो 12 मेंबर्स को। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। क्लियर है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई, 31 नंबर क्वेश्चन है, तारों के मध्य दूरी को, डिस्टेंस को अगर नापना है तो उसको हम लोग किससे मापते हैं? भाई प्रकाश वर्ष, ठीक है, प्रकाश वर्ष। पीलिया से दुष्प्रभावित होता है, देखो पीलिया से हमारा कौन सा अंग है जो कि खराब हो जाता है? तो ये आपका खराब होता है, ये यकृत खराब हो जाता है, ठीक है। इसको पीलिया को हम लोग जॉइंडिस भी बोलते हैं, जॉइंडिस। क्लियर है, जॉइंडिस। नेक्स्ट देखते हैं, मदर इंडिया, 33 नंबर क्वेश्चन है, मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई है, तो मदर इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? 33 नंबर क्वेश्चन है, ए ऑप्शन करेक्ट है, कैथरीन मेयो द्वारा, ठीक है। मदर इंडिया जो पुस्तक है वो कैथरीन मेयो द्वारा ये लिखा गया है। देख सकते हैं, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। इसके बारे में काफ़ी मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एक प्रॉपर वीडियो बनाया था, 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया था जीएसटी के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। और जो जीएसटी है, देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, जो जीएसटी का मॉडल है भारत ने किस देश से लिया है? वो आपका लिया है कनाडा से, ठीक है, कनाडा से लिया है। और जीएसटी जो पूछेगा फर्स्ट कंट्री है, कौन सा लॉन्च किया, लागू किया था अपने देश में? तो फ्रांस था। भारत कौन से नंबर का देश है? तो 161वां नंबर का भारत देश है जो कि अपने देश में जीएसटी लाया है, ठीक है, तो 161वां देश है। नेक्स्ट देखते हैं, मशहूर टीवी पत्रकार रजत शर्मा निम्नलिखित में से किस चैनल से जुड़े हुए हैं? इंडिया टीवी से, ठीक है, इन्हें आप इंडिया टीवी पे देखते होंगे। ये आपका करंट का है, पद्म विभूषण। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं और ये मैंने कवर कर चुका हूँ, ठीक है। करंट के क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने कवर किया है, तो अगर आप डेली वीडियो फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ से आप क्वेश्चन बना पाएंगे। माउंटबेटन योजना की घोषणा किस वर्ष किया गया था? कब किया गया था? ये किया गया था 1948 में, ठीक है, 1948 में। देख सकते हैं, प्रथम सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया था? प्रथम सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया था? 38 नंबर क्वेश्चन है, राइट आंसर बनेगा आपका हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि स्टैटिक जीके में काउंट हो जाते हैं और ये लाइफ टाइम आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये भी आपका क्या है, करंट बेस पे है। 2019 का ये सेट पेपर है, तो 2019 का करंट अफेयर डेफिनेटली आता ही आता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम भारतीय जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला था। ईजीएस्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय जिनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया था, कौन है माय डियर फ्रेंड्स? तो 1954 भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित जो कि पहले अवार्डी हैं, कौन है आपका? डॉक्टर एस राधा कृष्णन। क्लियर है, डॉक्टर एस राधा कृष्णन। तो 3 लोगों को दिया गया था, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं। डॉक्टर एस राधा कृष्णन और राजा गोपालाचारी। तो सी राज गोपालाचारी, तो राधा कृष्णन को मिला था, सी गोपालाचारी को मिला था, और सी वी रमन, ठीक है। तो इन 3 लोग को 1954 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में 2011 की जनसंख्या
2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दिवस। अभी 2011 के जनसंख्या मतलब जनगणना है ना, ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ये आपका स्टैटिक जीके में काउंट चला जाता है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में भारत की जनसंख्या के अनुसार साक्षरता दर कितनी है? देखिए कितनी है हमारी डिफरेंस, ये है 67.68%, ठीक है, 67.68%। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रानुसार उत्तर प्रदेश का स्थान कितना है? 42 नंबर क्वेश्चन है, राइट आंसर बनेगा चौथा नंबर। देख सकते हैं, किस वर्ष भारतेंदु नाटक एकेडमी की स्थापना हुई थी? भारतेंदु नाटक एकेडमी को इस्टेब्लिश किया गया था, ये किया गया था 1975 में। कहाँ पर है? लखनऊ, ठीक है, लखनऊ में है। क्या भारतेंदु नाटक एकेडमी 1975 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी खराना के लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, इटावा। निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? मार मृदा किस जिले में मिलता है? ये मिलता है आपका झांसी में। निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? मीर अमीर खुसरो, फिराक, गालिब। किसका हुआ था हमारी डिफरेंस? ये हुआ था मिर्ज़ा गालिब। नाम याद सुने होंगे आपने, मिर्ज़ा गालिब। ये फारसी भाषा के महान शायर थे। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? आगरा में हुआ था, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला एकेडमी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? तो भैया किस नगर में स्थित है? यह है आपका, ये भी आपका लखनऊ में स्थित है। ललित कला एकेडमी लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी भी लखनऊ है। 48, निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की दीक्षा दी थी? शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य की शिक्षा दिए थे। यहाँ पे ऑप्शंस आप देख पाएंगे, तो नाथू खान, रहीमुद्दीन खान, सुजान खान और अब्दुल करीम। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रहीमुद्दीन खान, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? देखिए कितना ज़्यादा स्टैटिक क्वेश्चन आपसे घूम फिरा के ये पूछेगा। श्रीमती सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी, क्लियर है। सुचेता कृपलानी कब बनी थी? ये 1974 की बात है, ठीक है, पहली महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की। और यह हरियाणा स्टेट से बिलोंग करती है, इट मीन्स हरियाणा राज्य से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? 50 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका है गोवर्धन, ऑप्शन नंबर सी गोवर्धन, ठीक है, क्लियर है, गोवर्धन, करेक्ट। तो चलिए फिनिश करते हैं यहीं पे सेशन इसको, ठीक है। और आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। चैनल से जुड़ जाइए और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।